ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि हम स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे और उसमें हमने चार फेमस जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो हमने पढ़े, जिसमें हमारे पास सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा, ये चार स्टेट्स हमने पढ़े। नॉर्मली यही पढ़ाए जाते हैं, यही हमारे टेक्स्ट बुक्स में होते हैं। इसके अलावा दो स्टेट्स ऑफ मैटर और भी दरियाफ्त किए गए हैं और भी डिस्कवर हुए हैं। उन दो स्टेट्स ऑफ मैटर का नाम है बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स एंड लिक्विड क्रिस्टल्स। तो मोस्टली सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस एंड प्लाज्मा पढ़ाया जाता है। बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स और लिक्विड क्रिस्टल्स, ये बस इसके बारे में हल्का सा बता दिया जाता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज आपको डिटेल से इन दोनों चीजों के बारे में बता पाऊं। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले बोज आइंस्टाइन कंडेंसेट्स के बारे में। ऐसा हुआ कि 1955 में एक इंडियन साइंसदान थे जिसका नाम था सतेंद्र नाथ बोस। सतेंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन, इन दोनों ने कोलैबोरेशन की और आपस में कोलैबोरेशन के थ्रू इन्होंने बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स क्रिएट किए। अब ये कैसे क्रिएट किए इसके बारे में मैं आपको हल्का सा एक ओवरव्यू दे देता हूं। ऐसा हुआ कि गैस ऑफ बोसोन्स को उन्होंने काफी ठंडा टेम्परेचर दिया है, यानी आप समझें कि आपको पता है कि सबसे एक्सट्रीम कोल्डेस्ट टेम्परेचर एवर पॉसिबल जो कि हम सोच सकते हैं उसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, या उसको 0 केल्विन कहते हैं, और वो होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को ठंडक देते हैं, उसको कूल डाउन करते हैं, तो उसकी भी एक लिमिट होगी। आप ओवर द लिमिट, ओवर द काउंटर जाके उसको एक्सट्रीम पॉसिबल कोल्डेस्ट टेम्परेचर दें, नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, तो वो गैस ऑफ बोसोन्स अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो देगी और उससे कुछ नया कुछ बन जाएगा। वो जो नया जो एंटिटी बनी है या नई स्टेट ऑफ मैटर बनी है वो कहलाती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। गैस ऑफ बोसोन्स को जब इन दोनों ने, सतेंद्र नाथ बोस ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, जब एक्सट्रीम कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दिया नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो तक तो पहुंचना फिलहाल अभी तक के लिए तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इन दो साइंसदानों ने जब गैस ऑफ बोसोन्स के पार्टिकल्स को एक्सट्रीम कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दिया नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस या फिर 0 केल्विन, जब इतना टेम्परेचर दिया तो गैस ऑफ बोसोन्स में चंद चेंजेस आई। वो चेंजेस ऐसी थी जो कि ना सॉलिड्स में पाई जाती थी, ना लिक्विड्स में पाई जाती थी, ना गैसेस में पाई जाती थी, ना वो प्लाज्मा पे पाई जाती थी। तो उनसे हटकर कुछ नया रोनुमा हुआ, नया कुछ नमूदार हुआ। क्या चेंजेस आई जब उन्होंने ये टेम्परेचर या नियर टू दैट टेम्परेचर जब वो पहुंचे, तो गैस ऑफ बोसोन्स में पहला चेंज ये आया कि दे लूज देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। वो जो गैस ऑफ बोसोन्स की अपनी आइडेंटिटी थी वो खो बैठे। पहली बात ये समझ आ गई। दूसरी बात, स्टार्ट्स एक्टिंग एज वन जायंट क्लाउड ऑफ एटम्स, और वो तमाम एटम्स आपस में इकट्ठे होकर एक बड़ी सी जायंट सी क्लाउड फॉर्म में इकट्ठे हो गए। यानी पहले गैस ऑफ बोसोन्स के पार्टिकल्स अलग 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 रैंडमली थे, मूव कर रहे थे, अब वो सारे इकट्ठे हो गए और एक जायंट क्लाउड की फॉर्म में बन गए और बिहेव्स लाइक अ सिंगल क्वांटम एंटिटी। यानी उनकी जो वेव मोशन थी, उन तमाम, जो जायंट क्लाउड बन गया उन एटम से, उनकी जो वेव मोशन थी वो एक सिंगल क्वांटम एंटिटी की तरह बिहेव करना शुरू हो गई। यानी वो उनकी डुअल नेचर उनके अंदर आना, वेव पार्टिकल नेचर उनका डुअल, उन्होंने डुअलिटी इख्तियार कर ली। इसके अलावा चेंज क्या आया, मूविंग इन सिंक। सिंक का मतलब है एक साथ मूव करना स्टार्ट कर दिया। कैसे, ओवरलैप एंड एक्ट टुगेदर। वो तमाम एटम्स जो थे, जो गैस ऑफ बोसोन्स के थे, वो सब एक दूसरे के ऊपर यूं ओवरलैपिंग स्टार्ट हो गए और उन्होंने साथ साथ मूव करना शुरू कर दिया, पूरे उस जायंट क्लाउड ने या उस क्वांटम एंटिटी ने। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, दे स्टार्ट मूविंग इन सिंक, ओवरलैप एंड एक्ट टुगेदर। एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होकर एक्ट टुगेदर, साथ इकट्ठे
ऐसा नहीं है कि कोई एक आध एटम भी इधर उधर मूव करे, नहीं, सब इकट्ठे एक ही वक्त में बैकवर्ड यकमुश्त वो सब इकट्ठे एक ही टाइम पे मूव कर रहे हैं और ओवरलैप कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुझे पसंद है कि, और इस पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है क्वांटम फिजिक्स में, जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स की जो प्रॉपर्टी जो उस टाइम नमूदार हुई, वो ये कि उसके अंदर सुपर फ्लूइडिटी आ गई। सुपर फ्लूइडिटी का मतलब ये है कि वो जो गैस ऑफ बोसोन्स थे उन्होंने मूव करना शुरू कर दिया फ्लोइंग विदाउट रेजिस्टेंस। अगर आपको मैं पहले आपको समझाता हूं कि फ्लोइंग विदाउट रेजिस्टेंस या सुपर फ्लूइडिटी का मतलब क्या है। आप देखें कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं जब वो मूव करते हैं तो वो कोई ना कोई थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस, हवा की रेजिस्टेंस, वो टकराते हैं एक दूसरे के साथ, रेजिस्टेंस होती है उनमें, फ्लूइडिटी इतनी स्मूथ नहीं होती, ठीक है। जैसे ही गैसेस ऑफ बोसोन्स नियर टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर पहुंचे तो उन्होंने मतलब बिल्कुल स्मूथ तरीके से उनके अंदर फ्लूइडिटी आ गई, किसी किस्म की हवाई रेजिस्टेंस वगैरह खत्म हो गया सब कुछ। तो उन्होंने फ्लो करना शुरू कर दिया, उस पूरे जायंट एंटिटी ने फ्लो करना शुरू कर दिया विदाउट एनी रेजिस्टेंस, जिसको हम सुपर फ्लूइडिटी कहते हैं। आप देखें कि ये जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं ये ना ही सॉलिड्स में पाई जाती हैं, ना ही लिक्विड्स में, ना ही गैसेस में, और ना ही प्लाज्मा में। इन चारों जो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर बोले, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस एंड प्लाज्मा, आप देखें कि इनके जो एटम्स हैं वो बिहेव सिंगल एंटिटी के तौर पे नहीं करते, ये कभी भी इकट्ठे फ्लो नहीं करते, ये कभी भी सुपर फ्लूइडिटी शो नहीं करते, ये कभी भी सिंक मतलब एक सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में ओवरलैपिंग करके मूव नहीं करते, और कभी भी ये इकट्ठे होकर एक क्वांटम एंटिटी के तौर पर एक सिंगल जायंट क्लाउड के तौर पे बिहेव नहीं करते। ये और जो सादा एटम्स होते हैं गैसेस के, वो इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं। ये तमाम एटम्स इकट्ठे हो गए, कोई रैंडमली मूवमेंट खत्म, सब कुछ खत्म, इकट्ठे हो गए एक जगह पे, एक यकमुश्त हो गए। तो ये तमाम वो प्रॉपर्टीज थी गैस ऑफ बोसोन्स की जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के करीब पहुंचने के बाद रोनुमा हुई, और जिसकी वजह से अब पहले तो वो गैस ऑफ बोसोन्स थे, लेकिन जब हम उसको करीब ले गए, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के करीब तरीन टेम्परेचर जब हमने उसको दिया, तो अब वो गैस ऑफ बोसोन्स ये सारे कन्वर्ट हो गए बोस-आइंस्टाइन क्रिस्टल्स में। बोस-आइंस्टाइन क्रिस्टल्स काफी लंबा नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में BEC भी लिखते हैं, ठीक है। सो जब गैसेस ऑफ बोसोन्स को हमने एक्सट्रीम कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दिया नियर टू एब्सोल्यूट जीरो, तब उस गैस ऑफ बोसोन्स में ये प्रॉपर्टीज नमूदार हुई, जिसकी वजह से हमने उस गैस ऑफ बोसोन्स जिसमें नई प्रॉपर्टीज रोनुमा हुई, नई आइडेंटिटी बनी, उस नई आइडेंटिटी को हमने नाम दे दिया बोस-आइंस्टाइन क्रिस्टल। अगर हम ये टेम्परेचर ना देते तो फिर तो वो सिंपल गैस होता, गैस ऑफ बोसोन्स कहलाता, लेकिन जब हमने उसको ये टेम्परेचर दे दिया, अब वो गैस ऑफ बोसोन्स की बजाय बोस-आइंस्टाइन क्रिस्टल्स कहलाते। क्यों? क्योंकि जो इसकी अपनी प्रॉपर्टीज थी गैसेस की, ये सब वो खो दिए और उसने सारी नई आइडेंटिटी इख्तियार कर ली। इस बुनियाद पे इसको मैं बार बार बीच में माजरत के साथ बोस-आइंस्टाइन क्रिस्टल्स बोल देता हूँ, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ठीक है। उसके लिए मैं माजरत करता हूँ अगर मेरे मतलब फ्लो में पढ़ाने की वजह से कहीं पे बोस-आइंस्टाइन क्रिस्टल्स मुंह से निकल गया, तो उसके लिए माजरत। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको इसको मजीद आसान तरीके से समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया, आपको समझ आ गया होगा। अब दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि 1955 में सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दोनों ने मिलकर कोलैबोरेशन से एक नए किस्म की स्टेट ऑफ मैटर दरियाफ्त की, उसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट्स कहते हैं। उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया कि उन्होंने गैस ऑफ बोसोन्स को लिया और उसको इतना एक्सट्रीम कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दिया नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि 0 सेल्सियस पे आकर चीजें जम जाती हैं, पानी जमना स्टार्ट हो जाता है, 0 से -1 डिग्री सेल्सियस, फिर -2, -3, इतना मजीद ठंडा करते करते कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तक हमने
इस गैस ऑफ बोसोन्स को एक्सट्रीम कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दिया नियर टू एब्सोल्यूट जीरो। जब हमने उस गैस ऑफ बोसोन्स को इतना टेम्परेचर दिया, उससे हुआ क्या कि वो गैस ऑफ बोसोन्स ने अपनी आइडेंटिटी खो दी। जब अपनी आइडेंटिटी खो दी तो उसके अंदर कुछ नई आइडेंटिटी आना स्टार्ट हो गई। उसके नई आइडेंटिटी में क्या क्या चेंजेस आई, वो चेंजेस मैंने आपको बता दी। ये चेंजेस बाकी 4 स्टेट्स ऑफ मैटर में नहीं थी। मिसाल के तौर पर सॉलिड, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा में वो प्रॉपर्टीज नहीं थी जो एक गैस ऑफ बोसोन्स ने अब शो करना स्टार्ट कर दिए। तो जब तक हमने वो एक्सट्रीम पॉसिबल टेम्परेचर नहीं दिया तब तक तो वो गैस ऑफ बोसोन्स कहलाता था। लेकिन जब हमने इसको एक्सट्रीम कोल्डेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दिया, अब उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज आई, तो अब वो गैस ऑफ बोसोन्स की बजाय उसको एक नया नाम दे दिया गया जिसका नाम था बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स। तो अब वो बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स कहलाता है। काफी लंबा नाम है इसका, बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स, इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बीईसी इसको लिख देता हूं। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको एक नई वीडियो बनाकर मजीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।